सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम उपसहसंयोजक बंध एवं उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कंपाउंड, इनके गुणधर्म, इनके एग्जाम्पल, उपसहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। उपसहसंयोजक बंध के बारे में बात करने से पहले अपन सहसंयोजक बंध के बारे में बात कर लेते हैं। दो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब सहसंयोजक बंध एकल बंध भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। वहाँ पे दोनों परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, यानी यदि एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो दूसरा परमाणु भी वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। दोनों परमाणु बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो वहाँ पे सहसंयोजक बंध बनता है। उपसहसंयोजक बंध भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध ही है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा एक अंतर होता है। यहाँ पे अंतर यह होता है कि यहाँ पे जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो केवल एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, जबकि सहसंयोजक बंध में दोनों परमाणु की बराबर साझेदारी वहाँ पे होती है। तो देखते हैं, यह भी एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध है। अंतर केवल इतना है कि इसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, दूसरे का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, परंतु दोनों परमाणुओं का इस पर समान अधिकार होता है, अर्थात दोनों परमाणुओं का अष्टक इसके द्वारा पूरा हो जाता है। दोनों परमाणु अष्टक पूरा करके निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, परंतु वह दोनों परमाणुओं के अष्टक पूरा करने में काम आता है। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म जिस परमाणु द्वारा दिया जाता है उसको दाता परमाणु कहते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे ग्राही एक्सेप्टर कहते हैं। दाता परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म का होना आवश्यक है। उपसहसंयोजक बंध जब बनेगा तो ये आवश्यक है कि जो डोनर होता है, दाता होता है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होना बहुत आवश्यक है, जबकि ग्राही के पास में रिक्त कक्षक होना आवश्यक है ताकि वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सके। उपसहसंयोजक बंध को तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। ये निशान है जो दाता से ग्राही की तरफ लगाते हैं। तीर के निशान को दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की तरफ लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे ए और बी कोई परमाणु है, ए के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें, और ये बी परमाणु है, इसके पास में रिक्त कक्षक होना आवश्यक है ताकि वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सके। तो ए यहाँ पे दाता परमाणु है और बी ग्राही है, अर्थात ए इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और बी उसको ग्रहण कर लेता है। तो इन दोनों के बीच में उपसहसंयोजक बंध बनता है जिसको हम तीर के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे दोनों परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाता है, जिससे दोनों परमाणुओं का विन्यास निकटतम उत्कृष्ट गैस के जैसा हो जाता है। इस बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं पर फॉर्मल आवेश, फॉर्मल चार्ज इनके ऊपर आ जाता है। जो दाता परमाणु होता है उसके ऊपर +1 और ग्राही परमाणु पर -1 का फॉर्मल आवेश आ जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिनमें उपसहसंयोजक बंध बनता है। पहला है ओजोन O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, यानी बाहरी कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। O2 अणु की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो O2 में 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं और
दोनों के बाह्यतम कोष में 6-6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और ये भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। इन दोनों परमाणुओं का अष्टक यहाँ पे पूरा हो रहा है। अब एक तीसरा परमाणु ओजोन में एक और ऑक्सीजन जुड़ जाता है। 2 ऑक्सीजन पहले ही है, एक और यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसके पास भी बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ओजोन अणु जब बनता है तब ये ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म ये इसको दे देता है, तो यहाँ पे तीनों परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाता है। अब देखते हैं इस ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाह्यतम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके बाह्यतम कोष में भी 8 है, अर्थात यहाँ पे तीनों परमाणुओं का अष्टक पूरा हो गया है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है ये केवल इसी ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य एक उप सहसंयोजक बंध बन जाएगा। ये ऑक्सीजन परमाणु द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन युग्म और ये उसको ग्रहण कर लेता है, तो तीर का निशान इससे इसकी तरफ लगा दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं N2O। 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं, परस्पर 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं और यहाँ पे दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है। अब इसमें एक और ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है जिसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये नाइट्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये यहाँ पे डोनेट करता है और वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे भी एक उप सहसंयोजक बंध बन जाता है। अब तीनों परमाणुओं का अष्टक यहाँ पे पूरा हो जाता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे एक उप सहसंयोजक बंध बन जाता है। एक और एग्जाम्पल अमोनियम आयन की हम बात करते हैं, तो उससे पहले हम अमोनिया की बात करते हैं। NH3 एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु। इस प्रकार से यहाँ पे इसका अष्टक पूरा रहता है नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में रहता है। अब यहाँ पे एक H+ आयन जुड़ता है जिसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है और ये नाइट्रोजन परमाणु इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर देता है। तो इस प्रकार से अमोनियम आयन की संरचना होती है। ये नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, तो ये अमोनियम आयन की संरचना होती है। उप सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म, यहाँ पे हम इनके गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, विद्युत चालकता और समावयवता के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। उप सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं तथा सहसंयोजक यौगिकों से ज़्यादा होते हैं। इसका कारण यह है कि उप सहसंयोजक यौगिकों के परमाणु पर आंशिक आवेश होता है। हम जानते हैं कि जो डोनर होता है उसके ऊपर फॉर्मल आवेश +1 आता है और जो एक्सेप्टर होता है, ग्राही होता है, उसके ऊपर फॉर्मल आवेश -1 आ जाता है। तो इस आंशिक आवेश के कारण से इनके गलनांक एवं क्वथनांक सहसंयोजक यौगिकों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, परंतु आयनिक यौगिकों से कम रहते हैं। दूसरा है विलेयता। किसी यौगिक की विलेयता में सामान्यतः ये सिद्धांत लागू होता है कि समान समान को घोलता है। उप सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, जैसे कार्बन के विलायकों में घुलते हैं, परंतु ध्रुवीय विलायक जो होते हैं उनमें ये अविलेय रहते हैं, अर्थात इनकी विलेयता सहसंयोजक यौगिकों की समान होती है जो अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, अमोनिया आदि में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता। उप सहसंयोजक यौगिक गलित अवस्था में भी विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन यहाँ पे नहीं पाए जाते। यदि कोई यौगिक विद्युत का चलन करता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे उसमें या तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है या जलीय विलयन में उसमें आयन उपस्थित है, तभी वो विद्युत का सुचालक होगा। तो यहाँ पे कोई आयन भी नहीं है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर 4 है समावयवता।
उपसहसंयोजक बंधों के दिशात्मक होने के कारण इनमें समावयवता पाई जाती है और कई प्रकार की समावयवता ये दर्शाते हैं। तो गलनांक क्वथनांक इनके आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। विलेयता अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और इनमें समावयवता पाई जाती है। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए स्टार साइंस आप देखते रहिए। धन्यवाद।